मेरी सास और मेरी देवरानी हर समय मेरे पति को बद्दुआ देती रहती। सास कहती कि ऐसे बेटे से तो मैं बे औलाद ही रहती तो अच्छा था। देवरानी कहती तुम्हारा पति बहुत ही मनहूस आदमी है, देखो तुम पर कितना जुल्म करता है। जबकि ये सब झूठ था। मेरा पति तो बहुत ही सभ्य और सज्जन व्यक्ति था, अपनी माँ की भी बहुत सेवा करता था। उसने तो मेरी जिंदगी स्वर्ग बना दी थी। हैरत तो मुझे जब होती जब मेरा पति घर आता तो मेरी सास और देवरानी उसकी तारीफें करते न थकती थीं, और जब वो बाहर चला जाता तो उसके बारे में सौ सौ बातें बताती और उसे बद्दुआएं देती। एक दिन इसी बात पर मैंने अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा किया तो वो बोली, तुम्हें विश्वास नहीं आता तो आज रात सोने का नाटक करना, तुम्हें विश्वास आ जाएगा कि तुम्हारा पति बहुत ही खराब आदमी है। रात को मैं आंखें बंद करके लेटी रही। पति को लगा कि मैं सो गई हूँ, मगर थोड़ी देर बाद ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने देखा कि मेरा नाम अदिति है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं खाते पीते घराने से संबंध रखती हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और वो भी डॉक्टर थीं। मुझसे छोटा मेरा एक मुंह बोला भाई है। मैं सरकारी अस्पताल में काम करती थी और शाम को अपना क्लिनिक चलाती थी। मेरे मरीज ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। मुझे उनका इलाज और उनकी सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मुझे भी शादी करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन पापा ने शादी करने का फैसला मुझे दे रखा था। मैं खुशी खुशी शादी के लिए रजामंदी दे चुकी थी और जिस दिन मेरी मंगनी थी उस दिन मैंने अस्पताल से आधे दिन की छुट्टी ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही एक औरत एकदम से मेरे सामने आई और गाड़ी से टकरा गई। मैं हड़बड़ाकर बाहर निकली। उस औरत को टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खरोंचें थीं। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अपने ही घर ले आई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको दवाई वगैरह दी। जाने वो कौन थी और उसको कहाँ जाना था। 26-27 साल की खूबसूरत औरत थी। मैं और मेरी बहन ने फटाफट तैयार होकर मंगनी की रस्म करने के लिए चले गए। मेरा ख्याल था कि जब हम वापस आएंगे तब तक वो चली जाएगी, मगर जब हम वापस आए तो वो सोफे पर सो रही थी। मेरी माँ ने उसे बहुत ही गुस्से से उठाया। उन्हें उस औरत का इस तरह हमारे घर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मम्मी ने थोड़ी नाराज़गी से कहा कि चलो मैडम जी, अब अपने घर जाओ। मैंने ड्राइवर से कहा कि इस औरत को इसके घर छोड़ आओ, इसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। पापा की कोई दोस्त की फैमिली से था और देखने में बहुत ही शरीफ लग रहा था, इसलिए मुझे मम्मी और पापा की पसंद पर कोई ऐतराज़ भी नहीं था। शादी की तारीख 2 महीने बाद रखी गई थी। मेरा नौकर उस औरत को उसके घर छोड़ आया था। शादी में बहुत कम समय था। मम्मी पापा शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने उस औरत को दोबारा देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा और खुद उसे दवाई लेकर दी। फिर वो चली गई थी। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा और फिर मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैंने सामने रस्म करते हुए उसी औरत को देखा, और उसे देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि ये तो वही थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसको इशारे से पूछा कि तुम यहाँ, तो वो कहने लगी कि मैं तो खुद आपको देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और ही लड़की थी जो मेरे देवर के साथ साथ घूम रही थी। मुझे कुछ समझ न आया। इससे पहले मैं उसे अपनी उलझन का हल मांगती, उसी समय मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, बातें तो होती रहेंगी, अभी रस्म कर लेते हैं। फिर मुझे कुछ लड़कियां अंदर कमरे में ले गईं। इस घर में जो हो रहा था वो मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पहले ही मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने बड़े भाई से पहले ही हो गई थी, और अब ये पता नहीं चल रहा था कि मेरे देवर की 2 पत्नियां थीं या फिर एक। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास ने भी ये बात मुझसे छुपाई हुई थी। शादी की रात मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में बने एक छोटे से मंदिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे पति ने कहा कि पहले भगवान को धन्यवाद करो और प्रार्थना करो कि हमारे आगे की ज़िंदगी खुशहाल रहे। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं ऐसा ही तो हमसफ़र चाहती थी। हम दोनों जब भगवान से प्रार्थना करके फ्री हुए तो मैंने पहला सवाल उसी लड़की मोनिका के बारे में किया था। मेरे पति ने बताया कि वो मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरत से पूछा, पहली पत्नी के होते दूसरी पत्नी की क्या ज़रूरत पड़ी थी आपके भाई को? दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी आखिर? आप लोगों ने मोनिका पर यह जुल्म क्यों किया? मेरा पति कहने लगा, मैं तो बाहर के देश में था, कुछ ही समय पहले वहाँ से आया हूँ, इसलिए घर के हालात मुझे ज़्यादा नहीं मालूम।
तुम अब आ गई हो तो खुद मालूम कर लेना। मैं बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई थी। मैं एक मनोचिकित्सक थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की दिमागी हालत को क्या समझती। शादी के अगले दिन ही मैंने नोट करना शुरू कर दिया था कि मेरी सास और मेरी छोटी देवरानी अक्सर मोनिका पर जुल्म करती थीं और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मोनिका रोज सुबह उठकर घर के काम करती, फिर भी घर का कोई भी मेंबर मोनिका से सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी सीधी सादी सी लड़की थी, किसी के आगे बोलती भी नहीं थी। उसका पति भी उसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मैंने मोनिका से पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों की। वो बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति की बचपन की मंगेतर थी, मगर मेरे पति मुझसे शादी से इनकार कर रहे थे क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहते थे। मैं अनाथ थी, इसलिए दादा ने ज़बरदस्ती हम दोनों की शादी करवा दी, लेकिन मेरे पति और मेरी सास ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया और फिर मेरे ससुर के मरते ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो पहले दिन से ही इस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। मोनिका की दास्तान सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई और फिर धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को ये पसंद नहीं था, मगर मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को आती तो वो मेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आ जाती। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वही करती थी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया कुछ बदला हुआ था। छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढने लगा था। एक बार मैं मायके गई तो वापसी पर मेरा मुंह बोला भाई मुझे छोड़ने आया था, और इस बात का मेरे पति ने गलत मतलब निकाल लिया था। वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा है। मोनिका कहने लगी, भाभी जरूर सास ने ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो मेरी सास ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। हालात ऐसे ही चल रहे थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई। मेरी सास भी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके ख़ानदान का पहला वारिस देने जा रही थी। मेरी सास मुझसे कहती कि मोनिका से दूर रहा करो, वो अच्छी लड़की नहीं है, वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ करती है, और तुम्हारा पति भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही बुरा लड़का है। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारा पति इतना ख़राब इंसान है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती। सास की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती। उधर जब मोनिका जब मुझसे मिलती तो कहती कि अपनी सास और अपने पति से सावधान रहो, वो दोनों अच्छे इंसान नहीं है। मैं तो उलझ कर रह गई थी, कौन सच्चा था कौन झूठा। मगर मुझे मोनिका पर विश्वास था। वो मुझे पहले दिन से ही मासूम और सच्ची लगी थी। मेरे पति को जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो बहुत खुश हुआ था। मेरे लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आया और मेरा धन्यवाद किया और अपने पिछले बुरे रवैये की माफ़ी भी मांगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वो ये थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उसे मेरे खिलाफ भड़काया था। सास कहती ये सब मोनिका का क्या धरा है और मोनिका कहती सास ने भड़काया है। लेकिन मेरी सास तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थीं। लेकिन मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा समय के साथ साथ सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मेरा पति मेरी बहुत सेवा करता था। वो रोज़ रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता। मेरा पति अब मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि मेरी ज़िंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। मैं पिछले कई दिन से नोट कर रही थी कि मोनिका कुछ परेशान सी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही बुझे बुझे शब्दों में दी थी। मुझे लगा कहीं मेरी सास इसके बारे में जो कहती हैं वो सही तो नहीं। अब मैंने मोनिका पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन वो मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही थी। मैंने उसे कभी अपने पति से भी बात करते नहीं देखा था। एक दिन मैंने पूछा, क्या बात है मोनिका, तुम क्यों परेशान हो? तो वो कहने लगी, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। फिर वो कहने लगी, छोड़ो भाभी, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। ये कहकर वो चली गई और मैं उलझन में फंसी रह गई कि आखिर मामला क्या है। उन्हीं दिनों मेरे साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मेरी हालत ख़राब हो गई। वो तो शुक्र था कि मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर कहने लगे कि तुमने कुछ गलत खा लिया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा ख़राब होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति या सास या फिर मोनिका खिलाते थे, और इन तीनों पर शक करने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने तो जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी मुझे अपनी हथेली का छाला बना लिया था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी तो अपने काम से काम रखते थे, फिर किसने मेरे साथ ये हरकत की थी? सोच सोच कर मेरा दिमाग उलझ गया था। मुझे मोनिका की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि मैं आपके लिए परेशान हूँ।
उसने कई बार मुझसे कहा भी था कि भाभी अपना ध्यान रखा करो, लेकिन मैंने उसकी बातों को उस समय सीरियस नहीं लिया था और मेरे साथ आज ये हादसा होते होते बचा। उस दिन मैं जल्दी घर आ गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जाते ही मोनिका से पूछा कि उस दिन तुम क्या कह रही थी, मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल था कि वो मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसी ने ये सब कुछ करने की कोशिश की है या फिर अपनी सौतन का नाम लेगी, मगर उसने जिसका नाम लिया सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने गुस्से से मोनिका को धक्का दिया। मैंने कहा, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मोनिका ने कहा था कि भाभी आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने मोनिका को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो मुझे बहुत ही प्यार करता है, रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता है और जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरा पति नहीं सोता, मेरे सर की मसाज करता रहता है। मोनिका कुछ और कहती कि मैं गुस्से से उठकर वहाँ से चली आई थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया था। मोनिका ने ये क्या कह दिया? मेरा इतना अच्छा पति मेरे ऊपर जुल्म कैसे कर सकता है? वो तो मेरी बहुत ही सेवा करता है, मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा है। मैंने मोनिका की बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उससे बातचीत ही बंद कर दी। एक दिन जब मोनिका ने यही बात दोहराई तो मैं उससे उलझ पड़ी। मोनिका कहने लगी, भाभी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मगर सच यही है कि तुम्हारा पति ही तुम पर जुल्म करता है। ये सेवा वगैरह सब एक नाटक है, उसे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। मैंने खुद उसे एक दिन फ़ोन पर बातें करते सुना था। भाभी मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? उस दिन मैंने सोचा, क्या सच में मेरा पति मेरे साथ जुल्म करता है? मोनिका को आखिर मुझे ये सब झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने मोनिका से कहा, ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूंगी। अब मैं अपने पति की हर छोटी से छोटी बात पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, मगर मुझे कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिस पर मैं शक करती। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते नहीं देखा था। उसका फ़ोन भी चेक किया, मगर सब कुछ ठीक था। मुझे लगा कि ज़रूर मोनिका को गलतफहमी हुई है। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ कोई भी बात मत करना। मैंने बहुत ही शक्ति से बात की तो वो रोने लगी, कहने लगी, भाभी आप इस घर में आने से पहले मुझे जानती हो, मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ कुछ नहीं बताया। सोचो जरा, मैं तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से क्यों बातें बनाऊंगी? मेरा विश्वास करो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ऐसा करो कि आज रात सोने का नाटक करना, आपको अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मोनिका की बात पर मैं मान गई और कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर ये भी कर लेती हूँ। रात को पति के आने से पहले ही मैं नाटक करके सो गई थी। उसने रोज की तरह मेरा सर दबाया था और मैंने आंखें बंद कर लीं ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूँ। मगर आज मुझे सोना नहीं था, मैं जाग रही थी ताकि पति का राज मालूम कर सकूं। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी जान निकल गई। जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते देखा, उसने इंजेक्शन से वो दवाई पानी में मिक्स कर दी। मेरी आदत थी कि मैं रात को उठकर अक्सर पानी जरूर पीती थी। उसने उसी पानी में दवा मिला दी थी और फिर सोने के लिए लेट गया। मैं जाग रही थी और इस समय अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई और उसने किसी को कहा कि मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी और जब मुझे विश्वास हो गया कि वो सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और बास्केट से उस इंजेक्शन की डिब्बी को निकाल कर उसका नाम पढ़ा और फिर मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। यानी मोनिका सच कह रही थी, मेरा पति सच में मुझे धोखा दे रहा था। ये एक ऐसी दवा थी कि इसके लगातार इस्तेमाल से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी। भला एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास होने लगा कि वो रोज़ सोने से पहले यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी की सारी रात मेरी यही सोचते गुजरी थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? यही वजह हो सकती थी, वरना वो मुझे धोखा क्यों देता? आखिर कौन थी वो लड़की? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करके पता लगाऊंगी कि वो किससे मिलने जा रहा है। अगले दिन मैं उठी तो सबसे पहले मोनिका मेरे पास आई और पूछा, भाभी राज का पता चला? मैं आंखों में आंसू भर लाई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, पता नहीं मोनिका, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मोनिका कहने लगी, भाभी मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर उनको फ़ोन पर बातें करते सुना है। आप तो जानती हैं कि मैं रात गए तक किचन में काम करती हूँ। आपके सोने के बाद वो लॉन में जाकर घंटों फ़ोन पर लगे रहते हैं, इसीलिए तो आपसे कहा था कि सावधान रहें। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है।
10 बजे से पहले मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो एक होटल में दाखिल हुआ था। जिस मेज की तरफ वो गया था वहाँ पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया था। ये सब देखकर मैं बुरी तरह टूट गई थी। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी था। मैं उन दोनों के सर पर पहुंची तो वो मुझे देखकर दोनों के रंग उड़ चुके थे। मेरा पति बहुत ही हैरान होकर कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की से कहा, क्या तुम जानती हो ये आदमी शादीशुदा है। मेरी गुस्से भरी आवाज़ से वो थोड़ा डर गई थी। फिर हाँ में सिर हिलाकर कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ। मैं चीख कर बोली, फिर तुम्हें मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई। मेरा पति भी घबरा गया था। कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और रोती हुई वहाँ से घर वापस आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मोनिका मेरे पास आई और मुझे मशवरा दिया कि भाभी, आप कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चले जाएं। उनको भी पता चले और वो आपसे माफ़ी मांगें। मैं कमरे में जाकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपनी माँ के घर जा चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर एक हफ्ता गुजर गया और उसने मेरी खबर भी नहीं ली। मैं भी गुस्से में थी इसलिए फ़ोन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती होने के बावजूद भी वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। मोनिका को फ़ोन करती तो वो यही कहती कि यहाँ मत आना भाभी, हालात अभी बहुत ख़राब हैं। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अस्पताल गई तो वापसी पर हम दोनों को भूख लगी। वो कहने लगा, चलो ऐसा करते हैं कुछ खा लेते हैं। मैं और वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, तभी मुझे अपना पति नज़र आया। लेकिन ये क्या, वो तो मोनिका के साथ बैठा खाना खा रहा था। ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और अपना चेहरा छुपाकर मोनिका को कॉल की। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने पूछा, मोनिका तुम कहाँ पर हो। वो कहने लगी, भाभी आपके पति के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे सास की मौजूदगी में बात नहीं कर सकती थी। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बात। कहने लगी, भाभी तुम्हारी ही बात करूँगी ना। मैं उन्हें यहाँ पर समझाने लाई हूँ कि वो आपको मना कर घर ले आएँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि बेकार में मोनिका पर शक कर बैठी। मैं अपने पति का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से उठ आई। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। पूरा 1 महीना निकल गया, मगर ससुराल वालों की कोई खैर खबर नहीं थी। मेरी माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पानी सर से निकल जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा सकती। तभी मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बुलवाया कि जाओ बहन को छोड़ आओ। मैं उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई। घर में उस समय कोई नहीं था। हर तरफ वो खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मोनिका का हाथ पकड़ा हुआ था और कह रहा था कि अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों फिर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने गुस्से से ताली बजाई और कहा, अच्छा तो मेरे पीछे ये सब चल रहा था। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब खेल रचा रहे थे। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो दोनों मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मोनिका जल्दी से बाहर जाने लगी तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे रोक लिया। कहा, तुम कहाँ जा रही हो। सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया था और अब मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरों से निकल आए थे। मैंने सास से कहा कि पूछें मोनिका से ये मेरे पति के साथ कमरे में क्या कर रही थी। मोनिका मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, ये अब तक तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा। ये अभी तुम्हें तलाक देगा। मैंने गुस्से में कहा, तलाक कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं जो अभी के अभी हो जाएगी। तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर इससे पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर खराब क्यों किया। मेरा पति गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा घर मोनिका की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे मुँह बोले भाई की वजह से खराब हुआ है। उसने मेरे पीछे खड़े मेरे भाई को देखकर कहा। मैं हैरान रह गई थी। मेरा पति ये क्या कह रहा था। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा मुंह बोला भाई है और मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर है। भले ही ये मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन मेरी माँ ने इसे भी अपना ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। ये मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था। जब 6 महीने का था तो एक रोड एक्सीडेंट में दोनों मर गए थे। मम्मी ने ही इसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। ये मेरा सगा भाई है। तुम्हें ये घटिया बात कहते हुए शर्म भी नहीं आई। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मोनिका की तरफ अविश्वास से देखा था। मोनिका ने नज़रें चुरा लीं। मेरा पति हड़बड़ा गया और कहने लगा कि मोनिका ने तो मुझे बताया था कि ये तुम्हारा। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था।
और मेरी सास मेरे पति यानी अपने बेटे को इसलिए बुरा भला कहती थी क्योंकि वो कानों का कच्चा था। शायद मेरी सास को शक था कि मोनिका मेरे पति को अपने जाल में जरूर फंसाएगी, इसीलिए वो कहती थी कि मोनिका से दूर रहना और अपने बेटे को भी भला बुरा कहती रहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ भड़काती रहती थी। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसने कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मेरी सास ने आगे बढ़कर मोनिका को झंझोड़ते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती, ये सब तुमने क्यों किया। और तब मोनिका एकदम से चिल्लाई और कहा, हाँ ये सब मैंने किया है। मैं ही थी जो चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ ज्यादतियाँ होते देखती आ रही हूँ। हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाने पर लगा हुआ है। माँ बाप के मरने के बाद दादा ने पीछा छुड़वाकर मेरी शादी रोहित से कर दी। रोहित ने मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी कर ली। फिर मोनिका ने मेरे पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं सुमित को बचपन से ही पसंद करती थी, मगर वो बाहर के देश चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दादा ने जबरदस्ती मेरी शादी इस घर के छोटे बेटे से कर दी। लेकिन मेरे पति ने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली और मैं अकेली रह गई। सुमित बाहर से आया तो मेरी मोहब्बत फिर से जाग उठी। लेकिन मेरे कुछ सोचने से पहले ही मेरी सास ने सुमित की मंगनी पक्की कर दी। मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता भी नहीं सकी। सुमित ही था जो बचपन से अब तक मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि सुमित की मंगनी हो गई है तो उस दिन मैं टूट गई थी। मैं बहुत रोई थी कि एक अकेला एक ऐसा इंसान जो मुझे अपना समझता था वो भी मुझसे छूट गया। मेरी सास मुझे मंगनी पर भी अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मैंने उसी दिन सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कैसे सुमित की दुल्हन को घर से निकालना है। मैं जानबूझकर मंगनी वाले दिन तुम्हारी गाड़ी के सामने टकराई थी ताकि शादी से पहले ही हमारी जान पहचान हो जाए। और जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई तो मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुकी थी। मैं हर तरफ नफरत की आग लगाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन सुमित को दिया कि ये रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, ये डॉक्टर ने दिया है। और दूसरी तरफ मेरे कहने से तुम जाग रही थीं और तुमने अपनी आंखों से अपने पति की ये गलत हरकत देख ली थी। और ज़्यादा गलतफहमी बढ़ाने के लिए मैंने एक दिन अपनी दोस्त को सुमित से मिलने के लिए भेज दिया। और उस दिन तुम्हें विश्वास हो गया था कि सुमित तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम मेरे कहने पर ये घर छोड़कर चली गई। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि सुमित तुम्हें लेने न जाए। सुमित के कान भरे कि अदिति उस लड़के से प्यार करती है जिसे अपना मुंह बोला भाई कहती है। वो तुमसे तलाक ले लेगी और उसी मुंह बोले अपने भाई से शादी कर लेगी। इस बात से सुमित बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो खुद को कमरे में बंद रखता क्योंकि सुमित तुमसे बहुत ही मोहब्बत करने लगा था। और यही वो समय था जब मैं उसके टूटे दिल पर मरहम रखना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे सुमित भी मेरी तरफ खींचने लगा था। उस दिन मैं और सुमित एक होटल भी गए थे, लेकिन अचानक उस होटल में तुम भी आ गई थी। मैंने तुम्हें अंदर घुसते हुए देख लिया था और इसीलिए जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैंने बात बना दी कि मैं तुम्हारे पति को समझाने के लिए होटल लाई हूँ, मगर तुमने आकर मेरा सारा खेल ख़राब कर दिया। मोनिका की कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उसने उसके अंदर नफरत भर दी थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास का कहना था कि मोनिका के साथ इस घर में कभी कोई जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि वो बचपन से ही ऐसी थी। रोहित ने मोनिका को शादी से पहले ही बता दिया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। रोहित ने मोनिका को यह भी बता दिया था कि वो उस लड़की से शादी जरूर करेगा। रोहित ने मोनिका को धोखे में नहीं रखा था, उसे सब कुछ पता था। कुछ समय के बाद मेरे देवर ने मोनिका को तलाक दे दी। मोनिका भी मेरे देवर से तलाक लेकर इस घर से चली जाना चाहती थी। मोनिका के जाने के बाद कुछ पता नहीं चला कि मोनिका कहाँ गई। कुछ समय के बाद सुनने में आया था कि मोनिका ने एक अमीर 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली है। उसके बाद मोनिका कभी लौटकर हमारे घर नहीं आई। हमारा घर अब एक खुशहाल घराना है, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। मेरा पति सुमित भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरा पति तो अपने बेटे को गोद में उठाकर खिल उठा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।